तो भाई केमिस्ट्री के रिवीजन में आ गए हैं हम 21 जून के लेक्चर 8 पे, है ना। तो भाई कुछ नहीं, पहले तो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करी थी ना पिछले लेक्चर में, और फिर हमने RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने कर लिया था, है ना। तो उसके बेसिस पे कुछ KBT में क्वेश्चंस थे, और मतलब ईजी से ही थे बिल्कुल, मतलब बस फॉर्मूला ही लगाना था, है ना। बस इसमें जैसे देखो यहाँ पे हमें वो नहीं दे रखा है प्रेशर, है ना। तो यहाँ पे 25 दिखा था, डिक्रीज में 25%। तो भाई जब भी परसेंटेज भी दिया होता है तो भाई तो परसेंटेज के केस में मैक्सिमम वैल्यू 100 होती है, तो उसके रिस्पेक्ट में मान लो प्रेशर। तो भाई अगर तो हमने भाई प्योर वाला 100 ले लिया, और फिर डिक्रीज बाय 25 है, तो फिर P1 हमारा 75 हो गया, है ना। डिक्रीज बाय 25 हमारा क्या बोलते हैं डेल्टा P हमारा 25 हो गया, है ना। फिर वही हमने फॉर्मूला लगाया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। फिर वापस वही क्वेश्चन है, यहाँ पे हम अब कॉन्सेप्ट्स मिक्स कर दिए। वही 30% दे रखा है, 30% मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो भाई इसका मतलब क्या हो गया भाई, 30 ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना। उसके हिसाब से हमने वैल्यूज़ निकाल ली, फिर हमने फॉर्मूला में पुट कर दी, ठीक है भाई। मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन ही थे, ज़्यादा कुछ इसमें समझाने को है नहीं भाई, मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं है, सेम ईजी क्वेश्चन है ना। अब जैसे भाई यहाँ पे जो है VP ऑफ अ सॉल्वेंट डिक्रीज बाय दिस 10 mmHg, ठीक है। और भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2। तो भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताना है जब भाई अगर डिक्रीज बाय 20 mm हो जाए, है ना। तो भाई हमें जब डेल्टा P हमारा जब 10 है तो x2 0.2 है ना। तो भाई हमें बताना है डेल्टा, अगर भाई डेल्टा P जो है हमारा 20 हो जाएगा, तो भाई हमारा जो x1 क्या है वो होगा। तो हम अगर भाई x2 निकालेंगे तो 1 - x2 से x1 निकल जाएगा, है ना भाई। हमें पता है डेल्टा P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल टू Chi2 होता है ना। और हमें ये भी सेम यही होगा, ठीक है। बस अगर हम दोनों को हम डिवाइड कर दें तो पाई 1 नॉट से पाई 1 नॉट से कट गया, तो भाई हमारा हो जाएगा कि भाई डेल्टा P1 नॉट मतलब सॉरी डेल्टा P1 और डेल्टा P2 इज इक्वल टू Chi2 1 और Chi2 2, है ना। तो भाई फिर से हम इक्वेट कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, फिर हमारा Chi2 आ जाएगा। सेकंड केस में Chi2 आ गया हमारा 0.4, तो हमें निकालना था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो Chi1 हमारा 1.044 आ गया, तो भाई 0.6 आ गया, ठीक है। इसमें वही मतलब फिर इसमें मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन पूछी है ना। तो भाई पहले हमने Chi2 और Chi1 निकाल लिया, फिर मोलालिटी का फॉर्मूला होता था, ये होता था Chi2 बाई Chi1 इंटू 1000/18, वो हमने पुट कर दिया, बस आ गया भाई, ठीक है। अब हमारा शुरू हो रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो भाई इसे रिप्रेजेंट करते हैं TB से, ऐसे डेल्टा TB से, ठीक है। डेल्टा मतलब होता है डिफरेंस टाइप ऑफ, है ना, कि फर्स्ट फाइनल इनिशियल में ऐसा, ठीक है। तो देखो जैसे ग्राफ है ना, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे टेम्परेचर है ना। और यहाँ पे भाई एक्सटर्नल प्रेशर है या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। तो भाई एक सॉल्वेंट जब भाई जैसे उसे इतना कितने टेम्परेचर पे हीट करेंगे कि भाई वो उसका वेपर प्रेशर जो है प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के जितना हो जाए, है ना, वो जो है वो हमारा हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब भाई सॉल्यूशन अगर हम ये उसमें सॉल्यूट ऐड करते हैं तो प्योर सॉल्वेंट का था। अब भाई अगर हम इसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे तो हमें ये एक तो चीज़ ये पता है कि भाई वेपर प्रेशर उसका घटेगा, इसलिए भाई देखो नीचे आ रहा है ये, इसलिए नीचे है इसका ग्राफ, ठीक है। और भाई देखो अगर वेपर प्रेशर घटेगा सॉल्यूट बढ़ेगा, ठीक है। तो फिर भाई सॉल्यूशन का जो है बॉइलिंग पॉइंट भी हमने पढ़ा था बढ़ जाता है, तो देखो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट देखो बढ़ा है और ये बढ़ गया, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है भाई जो इसके बीच का डिफरेंस है, तो ये है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, कि भाई कितना एलिवेट हो गया, कितना बढ़ गया, ठीक है। तो TB डैश माइनस TB, है ना। तो भाई एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। तो भाई BPT ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो हमें दिख ही रहा है यहाँ पे, है ना। तो भाई हम बोल सकते हैं TB डैश इज ग्रेटर देन TB, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भाई इसमें से भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्लस TB, है ना। हाँ तो भाई तो व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट VP डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ये तो हमने पढ़ ही रखा है पहले भी, है ना। तो भाई जो अब TB होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है, ठीक है। तो TB हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m लिखते हैं। अब भाई मोलालिटी क्यों लिखा है, मोलालिटी क्यों नहीं लिखा भाई मोलालिटी से क्यों नहीं बोल सकते हम, क्योंकि भाई यहाँ पे भाई हम देखो टेम्परेचर के साथ खेल रहे हैं, ना। तो भाई हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो भाई फ्लक्चुएट ना करे, है ना, जो टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट ना करे, है ना। तो भाई जो मोलालिटी होती है हमने पढ़ा था, मोलालिटी भाई जिस भी चीज़ में वॉल्यूम आ रही होती है वो जैसे मोलालिटी हो गया उसमें वॉल्यूम आती है ना, तो वो फ्लक्चुएट करती है। तो मोलालिटी फ्लक्चुएट करती है, मोलालिटी नहीं करती, इसलिए हमने मोलालिटी को चुना, ठीक है।
है। तो टी बी जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एम, तो भाई इसके यहाँ पे भाई प्रोपोर्शनल साइन हटा के इक्वल टू साइन लगाना है, तो भाई कॉन्स्टेंट आएगा। तो टी बी हमारा डेल्टा टी बी हमारा के बी एम हो जाएगा, ठीक है। के बी यहाँ पे क्या है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट, या फिर इसे एब्यूलिस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है भाई। ये के बी एम है। अब भाई के बी है एम की जगह, भाई एम की मोलारिटी की जगह मोलारिटी का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। गिवन मास पर मोलर मास इनटू 1000 अपन गिवन मास ऑफ वो सॉल्वेंट है ना, ये सॉलिड का था, है ना। तो भाई अब ये जो के बी है इसकी भाई यूनिट क्या होगी, के बी की यूनिट क्या होगी, है ना। इसकी यूनिट होती है भाई केल्विन अपॉन मोल के जी माइनस में, तो भाई क्या है कि केल्विन के जी बाय मोल, ठीक है। केल्विन के जी बाय मोल हो गया, या फिर भाई केल्विन की जगह हम सेल्सियस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सेल्सियस के जी बाय मोल। भाई ये जो है के बी, ये जो है प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट है, के बी प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट नहीं करती। और भाई के बी ऑफ वाटर जो है ये याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत यूज होता है। तो ये होता है 0.52 के जी मोल, ठीक है, अपॉन मोल, ठीक है। तो भाई जो के बी होता है ये होता है भाई डेल्टा टी बी अपॉन एम, है ना। अगर भाई हमने पढ़ा था डेल्टा टी बी होता है के बी एम, तो के बी हम डेल्टा टी बी बाई एम कर देंगे। तो इसे डिफाइन किया जाए तो एलिवेशन, इट इज़ डिफाइंड एज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन। अगर नीचे 1 हो जाएगा तो ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो गया, है ना। एक्सपेरिमेंटल इसका फॉर्मूला आता है के बी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर एम अपॉन 1000 एच वेपर, ठीक है। एच वेपराइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो यहाँ पे भाई टी बी जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, एम जो है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, हमने पढ़ा था। के बी किस पे रिप्रेजेंट करता है, सॉल्वेंट पे ही वो डिपेंड करता है, तो सॉल्वेंट आ रहा है सब कुछ, है ना। ये डेल्टा एच वेपर है भाई वेपराइजेशन एंथैल्पी, और आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आता है कि भाई जो ये है ना डेल्टा एस वेपराइजेशन, ये इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी बी, ठीक है। तो अगर हम भाई इसमें एच वेपराइजेशन की जगह यहाँ पे भाई एच वेपराइजेशन की जगह हम कर दें एस वैप इंटू टी बी, अगर हम यहाँ पे देखो इसकी जगह एस वैप इंटू टी बी लिखते हैं, तो टी बी यहाँ से ये कट जाएगा, ऊपर एक टी बी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा के बी इज इक्वल टू आर टी बी एम अपॉन 1000 एस वैप, है ना। तो भाई वेयर ये है हमारा एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, यही हमें पता नहीं क्या है ये हम आगे थर्मोडायनेमिक्स में चैप्टर में पढ़ेंगे। ये अभी एच वैप ये भी नहीं पता हमें क्या होता है वेपराइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई अगर हम ग्राफ में देखें, अगर भाई ये मान ले ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2 सोल्यूशन 3, ठीक है। ये इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर, यहाँ पे प्रेशर, है ना। तो भाई यहाँ पे अगर हम इसके ऑर्डर देखना चाहें, तो भाई सबसे पहले अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें, बॉइलिंग पॉइंट तो हमें दिख रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट तो भाई सबसे इसका ज़्यादा है, फिर इसका है, फिर इसका है ना। तो 3 फिर इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1, है ना। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है ना, तो भाई इसका टी बी और डिफरेंस का टी बी ऑर्डर कितना हो गया, मतलब जैसे प्योर इससे डिफरेंस, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफरेंस होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफरेंस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि हमें 3 का ज़्यादा है, फिर 2 का है, फिर 1 का है। और मोलैरिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उससे टी बी से, तो भाई ये भी वही हो जाएगा 3 2 1, है ना। तो भाई डेल्टा टी बी मोलैरिटी और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन फॉलोज द सेम ऑर्डर फॉलो करते हैं, है ना भाई। अब भाई एक कॉन्सेप्ट समझो कि भाई अगर टेम्परेचर इन सेल्सियस अगर हम बोलें इज नॉट इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 केल्विन, है ना। हमें पता है ना एक डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है, तो भाई ये कितना हो जाएगा, ये 278 हो जाएगा केल्विन ना। अब 273 से प्लस करना होता है कन्वर्ट करने के लिए। तो भाई बट डेल्टा टी मतलब डिफरेंस इन सेल्सियस इज इक्वल टू डिफरेंस इन केल्विन, ठीक है। समझ रहे हो, डिफरेंस इन टेम्परेचर इन सेल्सियस, भाई इनका डिफरेंस करेंगे तो सेम आएगा। अच्छा ऐसे कैसे यार, देखो अभी तुम एग्जांपल समझो, मानो भाई टेम्परेचर 1 है 5 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 2 है 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 - 5 करेंगे तो 5 आ रहा है, ठीक है। भाई देखो हमने पता है कि कन्वर्ट करने के लिए प्लस 273 करते हैं, तो भाई यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, तो अभी से माइनस करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा पूरा, अभी वापस वही हो जाएगा, ये वापस वो आ जाएगा। चलो यहाँ पे भी करके देख लो 270 और 283, तो 283 - 270 वापस 5 के बना रहा है, तो ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं होता लेकिन ये इक्वल होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखो, इसलिए यहाँ पे अगर तुम के लो या फिर डिग्री सेल्सियस लो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो ये डिफरेंस है ना, ये भाई ये डेल्टा वो है, डेल्टा टी बी है, इसलिए भाई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए भाई क्वेश्चंस में तुम भाई क्वेश्चन में कुछ लोग वो हो जाते हैं भाई यहाँ पे तो सेल्सियस में गिवन है, हमने तो केल्विन में पढ़ा था, तो ये तो गलत है भाई, नहीं भाई इसमें सेम ही होता है, ठीक है। अब भाई फिर इसके ऊपर क्वेश्चन थे भाई, हमें 30 ग्राम यूरिया दे रखा है 100 ग्राम H2O में, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बताना है सोल्यूशन, इन देखो सेल्सियस में गिवन है, तो सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो एक ही बात है ना। तो भाई के बी H2O हमारा
KBH2 हमें पता है भाई, हमने बोला था याद कर लेना चाहिए 0.52, ठीक है 0.52 होता है। तो TB का फॉर्मूला होगा KB इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। बस अब वैल्यूज पुट करो, हमारा आ गया आंसर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट निकालना है हमें, बॉइलिंग पॉइंट ये देखो 2.6 आया, 2.6 आया, ये डेल्टा TB 2.6 आया है ना, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, हमें तो बॉइलिंग पॉइंट निकालना है ना। बॉइलिंग पॉइंट भाई मतलब डेल्टा 2.6 इतना डिफरेंस है, मतलब इतने से बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बढ़ेगा ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पहले वाटर का तो 100 होता है, वाटर का हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 होता है, तो इस प्लस 2.6 कर देंगे तो भाई 1.0102.6 है ना। तो भाई एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ 10 ग्राम सॉल्यूट, ठीक है, इसका मोलर वेट हमें 100 दे रखा है इन दिस भाई मैंने भाई ये मतलब वही है भाई इसमें बस। अब फिर ये सारे मतलब वही है, बस फॉर्मूले में लगाना है, ईजी सा, बस फॉर्मूला लगा के पुट कर देना है और आंसर आ रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा जो है, तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी ना बिल्कुल सेम जैसी, बिल्कुल ही सेम है इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट जैसी, मतलब सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, बस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा भाई। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा TF, ठीक है, डेल्टा TF ये भी प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होती है, ठीक है भाई। और इसे भी हम KFM लिख देते हैं, KBM की जगह KFM लिख देते हैं, और भाई M को हम वैसे लिख सकते हैं, इसे बोल देते हैं भाई मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और भाई इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोल देते हैं। ये भी प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट होती है, सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे भी तुम H2O की याद कर लो, 1.86 होता है ये, ठीक है भाई। इसका यूनिट भी सेम ही है, ठीक है, kg मोई या फिर सेल्सियस में ले लो, है ना। इट इज़ डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर रखेंगे तो ये सेम आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटली वापस वही सेम टू सेम है, बस यहाँ पे भाई ये TF है, TF स्क्वायर है, यहाँ पे H फ्यूजन है, ये H फ्यूजन है, तो यहाँ पे क्या है, TF हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, M हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये डेल्टा H फ्यूजन है भाई, हमारा फ्यूजन एंथैल्पी होती है ये, ठीक है। ये मेरे को भी नहीं पता क्या है लेकिन है, ठीक है। और भाई अगर भाई हम यहाँ पे भाई फ्यूजन एंथैल्पी में हम इस फ्यूजन एंथैल्पी की जगह ये रख देंगे तो भाई एक F वाला स्क्वायर की जगह वो कट जाता है, क्योंकि भाई जो ये होता है ये बैच फ्यूजन में TF होता है, ये भी एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन है, बिल्कुल सेम टू सेम है उसकी तरह ही, है ना। तो भाई इस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट अगर हम देखें तो व्हेन अ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में बनना, है ना, सॉलिड में बन गया भाई। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट भाई हमारा इक्वल हो जा रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट के, उसे फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। देखो जैसे मान लो ये हमारा ये प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ पे है ना सॉल्वेंट गिया हुआ होता है कि ये सॉलिड सॉल्वेंट है, जैसे वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर था डॉटेड लाइन, यहाँ पे सॉलिड सॉल्वेंट है, ठीक है। अब भाई हमें पता है ये क्या है, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो भाई पहले वहाँ पर एलिवेशन तो बढ़ रहा था, अब डिक्रीज हो तो ये एक्सपोनेंशियली घटेगा, है ना। देखो ये प्योर सॉल्वेंट हमारा घट रहा है तो यहाँ पे इतना घट रहा है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे फीड हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन भाई सोल्यूशन जो है इसके भाई नाम याद करो, डिक्रीज है, डिक्रीज इन सोल्यूशन होगा, डिक्रीज। देखो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट और घट गया, देखो TF डैश कम है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन से। बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्यूशन का ज़्यादा था, है ना। तो हम देख सकते हैं कि TF इज ग्रेटर देन TF डैश, ठीक है। तो हमें डेल्टा TF हमारा भाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इससे भाई डेल्टा TF को हम लिख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का लिख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस TF, है ना। तो भाई अगर हम भाई वापस वो ऑर्डर देखना चाहें, अगर हम भाई देखो एक क्वेश्चन हमने लिया सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2 सोल्यूशन 3, है ना, तो हमें इसमें से अगर हम प्लॉट करेंगे भाई तो हमें दिख रहा है कि भाई सोल्यूशन 1 का ज़्यादा है फिर सोल्यूशन 2 का है, तो भाई हम देख लो यहाँ पे भाई सबसे पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमें दिख रहा है 1 का ज़्यादा है, फिर 2 का है, फिर 3 का है ना। लेकिन TF ऑर्डर हम देखें, TF ऑर्डर तो देखो TF से इतना देखो दूर, ये इतना दूर है, ये इतना दूर है, ये इतना दूर है, तो भाई TF डिफरेंस तो भाई ज़्यादा इसका ही है, 3 का ज़्यादा है, तो 3 2 1 है, यहाँ पे 3 2 1 है। मोलैलिटी अब भाई हमने पता है TF के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी, तो भाई ये भी 3 2 1 है। अब भाई ये जो ये बस यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट में एक डिफरेंस आता है, ये 1 2 3 होता है, देखो ये 1 2 3 है भाई, क्योंकि भाई ये जितना दूर जाएगा ये उतना नेगेटिव में जा रहा है ना। अगर हम नंबर स्केल पे देखें तो नेगेटिव में जा रहा है ये, इसलिए भाई ये छोटी वैल्यू होती जा रही है, जितना दूर जा रहा है TF ऑर्डर जितना बढ़ रहा है तो इतना ही दूर जा रहा है, ठीक है, तो उतना नेगेटिव रहा है, इसलिए भाई फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, तो सब जो सबसे पास वाला होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो अगर हम नोट लिखना चाहें तो भाई डेल्टा TF, है ना, क्या बोलते हैं डेल्टा TF क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी फॉलो सेम ऑर्डर बट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन फॉलोज रिवर्स ऑर्डर, ठीक है भाई। तो अगर हम देखना चाहें भाई, अगर हमें सॉल्वेंट दे रखा है इज मिक्सड विद 2 ग्राम 4 ग्राम और 6 ग्राम ऑफ सोल्यूट टू फॉर्म 3 सोल्यूशन A B और C, तो हमें बताना है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ मोलैलिटी, डेल्टा TB, डेल्टा TF, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, है ना।
तो भाई हमने ये देखो, तुम्हें याद है ना कि भाई देखो बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है कि भाई जितना हम सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो सी का ज़्यादा है, फिर बी का है, फिर ए का है। ठीक है, और हमने पता है डेल्टा टी भी यही बढ़ता है, सी बी ए, है ना। मोलैलिटी भी डेल्टा टी बी की इक्वल होती है सी बी ए, मोलैलिटी की इक्वल टी एफ होता है तो सी बी ए, है ना। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो उल्टा हो जाता है, वो पूरा उल्टा हो जाता है, तो ए बी सी हो जाता है। ठीक है, वो ए बी सी हो जाता है। ठीक है, चलो, तो वही है। तो इफ मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, अगर मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डबल की जाए तो वैल्यू ऑफ के एफ, तो भाई मोलैलिटी डबल हो जाती है। तो उस वही जो हमारा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है, या फिर भाई जो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है, ये दोनों डबल हो जाता है। लेकिन भाई जो हमारा कांस्टेंट है वो तो उसमें तो नॉन चेंज है भाई, वो उसमें डिपेंड ही नहीं करता कांस्टेंट पे। ठीक है, वो तो भाई सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है ना। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा कुछ डिपेंड नहीं करता उस पर। ठीक है, हाउ मच ग्राम ऑफ ग्लाइकोल इज डिजॉल्व्ड इन 5 लीटर ऑफ H2O सो दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बिकम्स -6, है ना। तो हमें भाई डेल्टा टी एफ दे रखा है, 6 दे रखा है हमें, -6 बोल रखा है, लेकिन हमने 6 लिया है। क्यों? कि भाई वो तो उसमें दे रखा है ना इस रिस्पेक्ट में कि 0 से -6 कम है ना। लेकिन हमने तो भाई हमें तो डिफरेंस लेना, डिफरेंस तो पॉजिटिव ही आता है, 6 आएगा, है ना। तो भाई हमने डेल्टा टी एफ हम सीधा वो आंसर पुट कर देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है, तो के एफ की वैल्यू हमें दे रखी है 1.86, हमें दे नहीं रखी भाई, हमें पता होना चाहिए वाटर की, है ना। ठीक है, और फिर W2 हमें निकालना है, इसका हम मोलर इससे निकालोगे मोलर मास 62 ग्राम आएगा। ठीक है, इंटू भाई 1000 अपॉन यहाँ पे 5000, यहाँ 5 लीटर है तो यहाँ पे 5000 हो जाएगा, ये कटा कटा। ठीक है, ये आंसर आ गया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम आ गया इसका वो मास जो भी हमें ग्राम चाहिए था। ठीक है, प्योर वाटर पे 0 डिग्री पे फ्रीज होता है ना, प्योर वाटर पे 0 डिग्री पे फ्रीज होता है। देखो प्योर वाटर पे 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है, यहाँ पे बता रहे हैं कि -6 पे हो रहा है। तो हम करेंगे अगर 0 -6, है ना, तो क्या आ गया ये +6 आ गया। ये देखो ऐसे भी समझ लो अगर तुम्हें समझना है तो। ठीक है, चलो, तो भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन इज हमें -1.5 दे रखा है ना, तो हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, और ये तो कुछ भी नहीं दे रखा है यार, इसमें कैसे निकालेंगे यार, ये तो बहुत छोटी सी स्टेटमेंट है भाई। तो देखो हमें भाई सॉरी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हमें 1.5 दे रखा है ना। 0 से देखो 1.5 ही है ना। 0 माइनस 1.5 करो तो, है ना। तो के एफ एम हमें इतना दे रखा है, और हमें टी बी निकालना है, के बी एम निकालना है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे टी बी बाई टी एफ कर दो, है ना, तो भाई के बी एम अपॉन के एफ एम, तो ये कट जाएगा। ठीक है, एम से तो एम कट गया, बस भाई फिर हमारा के बी बाई के एफ हो गया। ठीक है, के बी बाई के एफ हमारा क्या है, के बी हमें वाटर का वो, ठीक है, फॉर एक्वा सोल्यूशन मतलब वाटर है, तो हमें इनकी वैल्यूज तो पता ही होती है। के बी का होता है 0.52 और ये 1.86 हमने रखने को बोली थी ये। ठीक है, के एफ टी एफ हमें दे रखा है 1.5, तो बट 1.5 को यहाँ ले गए, फिर हमने सॉल्व किया, टी ए बी हमारा आ गया 0.42। लेकिन हमें ये टी बी निकालना था क्या, हमें या वो निकालना था कि हमें डिफरेंस निकालना था। नहीं भाई, हमें डिफरेंस नहीं निकालना था, हमें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट नहीं निकाला था, हमें निकाला था बॉइलिंग पॉइंट निकालना था। तो ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, तो भाई नॉर्मली 100 होता है वाटर का, है ना। एलिवेट हो गया तो 0.42 एलिवेट हुआ है, तो 100.42 हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई, मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट हमें निकालना है फॉर वाटर चाहिए, तो ये तो भाई वाटर का हमें बता रखा है, याद कर लो भाई, ये याद होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का, है ना। तो भाई ये मतलब कांस्टेंट वाला है ना। तो भाई इफ़ 342 ग्राम ऑफ केन शुगर, ये केन शुगर का ये होता है, इसका भी देखो मोलर मास 342 ग्राम आएगा, इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। हमें भाई FPT निकालना है, फिर वापस भाई फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो भाई वही फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला निकाल के हमने भाई ये निकाल लिया डिप्रेशन इन वो। ठीक है, डिप्रेशन निकाला है हमने, तो अभी हमने फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो भाई हमें डिप्रेशन के लिए भाई 0 से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वाटर का 0 होता है, 0 डिग्री पे होता है वाटर फ्रीज, है ना। तो 0 - 1.86, तो -1.86 आ जाएगा हमारा आंसर। तो चलो भाई, आज का रिवीजन पूरा होता है, अभी मिलते हैं अगली रिवीजन में, बाय बाय।